आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल समरी देने जा रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन स्टॉक मार्केट जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है वो है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग द लो रिस्क रोड टू स्टुपेंडस वेल्थ, जिसके ऑथर है सौरभ मुखर्जी। सौरभ मुखर्जी फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मर्सेलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की और ये को फाउंडर है क्लियर कैपिटल और ये एम्बिट कैपिटल के सीईओ भी रह चुके हैं। करिए कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो इस बुक में कुल 8 चैप्टर्स हैं, कुछ इस तरह, और मैं हर एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके मैक्सिमम लर्निंग के लिए। चैप्टर 1, मिस्टर तलवार्स अनसर्टेन फ्यूचर। इस चैप्टर में 2 रियल लाइफ लोगों का इन्वेस्टिंग जर्नी शेयर किया गया है, जिसमें पहले थे तलवार फैमिली और दूसरे थे मिस्टर सांघवी फैमिली। मिस्टर योगेश तलवार एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है। उन्होंने 1999 में अपना पहला घर खरीदा और बहुत सारे प्रमोशन की वजह से उनकी इनकम भी बढ़ी, जिससे उन्होंने वेरियस प्रॉपर्टीज, एफडीज एंड थोड़ा बहुत स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया। उस जमाने में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का मतलब था सिर्फ ट्रेडिंग। मोस्टली लोग जैसे ही प्राइस बढ़ता था उसे सेल कर देते थे, बिना ये जाने कि ब्रोकरेज फीस की वजह से उनके पास हार्डली कोई प्रॉफिट बचा है। 2000 में जब बुल रन आया तो उनके सारे इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली प्रॉपर्टीज के रेट्स बहुत बढ़ गए, जिससे उन्हें लगा कि अब हम करोड़पति बन चुके हैं। इसीलिए अपने पैसों को वो ग्रो करने के लिए एक और लग्जरी फ्लैट में भी इन्वेस्ट कर दिया और वो ट्रेडिंग भी ज्यादा करने लगे। 2008 में फिर आया स्टॉक मार्केट क्रैश, जिसमें निफ्टी 55% से नीचे आ गया था, जहाँ पर जो भी उन्होंने अपने दोस्तों के एडवाइसेस पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था वो सारे लॉस में उन्होंने सेल किया, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मेरे मोस्टली पैसे तो रियल स्टेट में इन्वेस्टेड है, तो वहाँ तो मेरे पैसे ग्रो हो ही रहे हैं। तो उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया कि अब स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करूंगा, अब मुझे बस रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने फिर दुगने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया प्रॉपर्टीज में। लेकिन 2013 में आया रियल स्टेट क्राइसिस, जिसमें सारे ओवर प्राइस प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन डाउन होना शुरू हो गया और बिल्डर्स डिमांड कम होने के कारण प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनफ कैपिटल नहीं बची थी उनके पास, जिससे जो फ्लैट्स एक्सपेंसिव रेट में मिस्टर तलवार ने बुक किया था वो सेम फ्लैट अब 30 से 40% कम प्राइस में बिक रहा था। और ऐसा 2013 से 2017 तक चला। इस वजह से मिस्टर तलवार को स्टॉक मार्केट में भी नुकसान हुआ और प्रॉपर्टीज में भी बहुत नुकसान हुआ। तो मिस्टर तलवार के पास अब सिर्फ एफडीज में कुछ सेविंग्स बची थी, थोड़े बहुत गोल्ड में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था और कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी भी करवा रखी थी। अब उनकी एज हो चुकी थी ऑलमोस्ट 50 इयर्स और उन्होंने कैलकुलेट किया कि 10 साल बाद मुझे रिटायरमेंट लेनी है और अगले 30 साल तक मैं और मेरी वाइफ हम ये एज्यूम करते हैं कि जीने वाले हैं। तो बिना कोई लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज किए तो मेरे पास साल के 30 लाख रुपए होने चाहिए और जिसे मल्टीप्लाई करे 30 ईयर से तो वो ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपीस चाहिए एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए। लेकिन सवाल ये था कि ये 9 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से। अब आते हैं मिस्टर मुकेश सांघवी, जो एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर थे, जिनका कंपनी नोएडा में सबसे ओल्डेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिस कारण जनरेशन दर जनरेशन ये लोग अमीर ही थे। और इन्होंने ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा था कमर्शियल प्रॉपर्टीज, गोल्ड, एफडीज एंड स्टॉक्स पर, और कुछ करोड़ इनको लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस की वजह से मिलने वाला था, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया था। स्पेशली कम्पीट करना मुश्किल हो गया था बांग्लादेश के चीप लेबर से, और डिफरेंट इंडियन लेबर एंड टैक्स रेगुलेशन की वजह से इनके बिजनेस पर काफी बड़ा हिट पड़ा था। इनके 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बच्चे यूएस एंड यूके में पढ़ाई कर रहे थे। मिस्टर मुकेश सांघवी साल में 3 बार फॉरेन हॉलीडेज पर जाया करते थे और हर 2 साल पे एक लग्जरियस कार भी लेते थे। क्योंकि बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था तो मिस्टर मुकेश बहुत स्ट्रेस में थे। तो अब ये लाइफस्टाइल को कैसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि इनका एनुअल खर्चे ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी आने वाले कुछ सालों में मिस्टर सांघवी को 50 करोड़ रुपए के कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अब रिटायरमेंट के बारे में सोच लिया था। मिस्टर सांघवी ने भी प्रॉपर्टीज एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा था, जो 2008 एंड 2013 के स्टॉक मार्केट एंड रियल स्टेट करेक्शन की वजह से उन्हें भी बहुत भारी नुकसान हुआ था। अब दोनों मिस्टर सांघवी एंड मिस्टर तलवार निखिल बनर्जी से मिले, जो एक सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर थे एक रेपुटेड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में। तो सबसे पहले मिस्टर तलवार और निखिल बनर्जी की मीटिंग हुई
जो 3 घंटे से भी लंबी हुई। निखिल ने सबसे पहले मिस्टर तलवार की नेट वर्थ कैलकुलेट की, तो मिस्टर तलवार का नेट वर्थ था 4 करोड़ 51 लाख रुपीस। उसके बाद निखिल ने सारे इन्वेस्टमेंट को एक ग्राफ में पुट किया, उनके रिटर्न्स भी कैलकुलेट किया, यानी स्टार्टिंग से अभी तक ऑन एन एवरेज मिस्टर तलवार ने कितना रिटर्न्स अचीव किया है अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। तो रिटर्न्स देखकर मिस्टर तलवार भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनका एवरेज रिटर्न 27 इयर्स में सिर्फ 4% पर ईयर था। उसके बाद निखिल ने मिस्टर तलवार से उनका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पूछा और उनको पूरा करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए वो भी कैलकुलेट किया। हर इंडियन पेरेंट्स की तरह उनका मेजर गोल था बच्चों की बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई और उनकी शादी, फिर एक हॉलिडे होम लेना, हर 3 साल में कार को चेंज करना और हर एक साल एक इंटरनेशनल हॉलिडे पर जाना। तो ऑलमोस्ट ये सारे फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए मिस्टर तलवार को अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, लेकिन ये वैल्यू 2017 के रेट से है। अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करें तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो निखिल ने इसका सोल्यूशन दिया इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। निखिल ने फिर एक चार्ट दिखाया सेंसेक्स, गोल्ड, डेट एंड कैश जो हम अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। अगर 1990 में किसी ने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया होता अपना इन्वेस्टिंग जर्नी, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स सेंसेक्स में ही मिलते, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। आपके 1 लाख रुपए 1990 में वो ग्रो होकर 34.2 लाख रुपीस हो जाते हैं 2016 में। वही बैंक अकाउंट में आपके पैसे 2,90,000 रुपए होते हैं। निखिल बैनर्जी ने 2 प्रॉब्लम्स बताया मिस्टर तलवार को कि क्यों आपने सिर्फ 4% रिटर्न्स कमाया है। क्योंकि नंबर 1, वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड नहीं थे, यानी उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड था सिर्फ 4 महीने का। दूसरा मिस्टेक था मिस्टर तलवार का कि वो हमेशा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते थे, यानी वो उस वक्त एंट्री लेना चाहते थे जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जैसे ही डिप आया करता था तो वो सेल कर देते थे। सेंसेक्स ने ऑन एन एवरेज 15.8% का रिटर्न दिया है। निखिल ने मिस्टर तलवार के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का स्ट्रैटेजी सजेस्ट किया, और ये सेम स्ट्रैटेजी भी मिस्टर सांघवी के लिए भी निखिल ने डिजाइन किया, जहां पर वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टिंग करेंगे अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इस चैप्टर के की लेसन यही है, एज अ इन्वेस्टर सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल बनाना चाहिए और आपको एस्टिमेट करना चाहिए इन्फ्लेशन के प्राइस को इंक्लूड करके कि आपको कितना कैपिटल की जरूरत होगी, जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको और अपने सारे गोल्स को आप पूरा कर सको बड़े आराम से। दूसरा लेसन हमने सीखा कि ओल्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज जैसे एफडीज में या गोल्ड में या रियल स्टेट में हेविली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और स्पेशली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न्स उसी में मिला है। तीसरा लेसन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि इन्वेस्टर को पेशेंस का स्किल डेवलप करना चाहिए और सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, ना कि कोई क्विक टिप या एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो ब्रोकरेज और डिफरेंट फीस से बच सके। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। चैप्टर 2 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बुक में, और मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पे सबसे ज्यादा अटेंशन दें। कैपिटल ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिन्होंने 1960s में कैपिटल गार्जियन ट्रस्ट कंपनी खोला, जिसका मिशन था कि यूएस और इवन पूरी दुनिया की जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं उनका पोर्टफोलियो मैनेज करना। रॉबर्ट कर्बी ने 1965 में एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर ज्वाइन किया कैपिटल गार्जियन ट्रस्ट कंपनी में, और उन्होंने ही कॉफी कैन पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया के सामने लाया था। अब आप ये पूछेंगे कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, तो रॉबर्ट कर्बी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करते हैं उनके एक क्लाइंट के हस्बैंड के बारे में। जब रॉबर्ट कॉल देते थे किसी भी शेयर्स को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, तो उनके क्लाइंट के हस्बैंड उसे फॉलो भी करते थे, लेकिन एक टाइम के बाद उनके क्लाइंट ने सेल रिकमेंडेशन लेना छोड़ दिया, जो 10 साल बाद उनका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म किया उनके रेगुलर दूसरे क्लाइंट से, जिन्होंने उनके कहने पर बाय एंड सेल किया था। और लॉन्ग टर्म होल्डिंग की वजह से उनके क्लाइंट के हस्बैंड का पोर्टफोलियो $8 मिलियन से भी ज्यादा बढ़ गया था 1984 के अराउंड, जिसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें और आज के प्राइस से कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ रुपए की पोर्टफोलियो बन गई थी। रॉबर्ट ने इसे कहा बाय एंड फॉरगेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। जब बैंक्स नहीं हुआ करते थे अमेरिका में, जब लोग अपने इम्पोर्टेंट चीजें या कैश एक कॉफी कैन में छुपा कर रखते थे, जिससे कि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो उसे यूज कर सके। तो बेसिकली कॉफी कैन पोर्टफोलियो में आप स्टॉक्स को ओन करते हैं और फिर उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। अगर हम कॉफी कैन पोर्टफोलियो को इंडियन कॉन्टेक्स्ट से डिजाइन करें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें सबसे पहले 10 to 25 हाई क्वालिटी स्टॉक्स पे आप
आपको इन्वेस्ट करना है और उसके बारे में आपको भूल जाना है, यानी उसे होल्ड करके रखना है, तो आपका सवाल ये हो सकता है कि किस स्टॉक को खरीदे और कितने टाइम तक होल्ड करना है। तो कॉफी कैन पोर्टफोलियो का कुछ सिंपल इन्वेस्टमेंट फिल्टर है जो हमें हेल्प करती है किसी भी स्टॉक को चूज करने में। क्योंकि 7,000 से भी ज्यादा लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले हमें उन कंपनीज को चूज करना है जिनका मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मान लेते हैं कि 1,500 कंपनीज हैं जिनका मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ रुपए है, तो ये पॉसिबल नहीं कि हम इन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। तो फिल्टर नंबर 2 है उन कंपनीज में से जिन कंपनीज ने पिछले 10 सालों में 10% से ज्यादा जिनका सेल्स ग्रो हुआ है उसे चूज करना है। फिल्टर नंबर 3 है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से बढ़ा है पिछले 10 सालों में। चौथा फिल्टर है उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू क्या है। पांचवा है उस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है बाकी कॉम्पिटिटर से। तो इन फिल्टर को यूज करके 2017 में ऑथर ने कुल ये 12 स्टॉक्स को चूज किया था कॉफी कैन पोर्टफोलियो में, जिसे 10 साल तक होल्ड करने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए। एज अ इन्वेस्टर हमारा प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम से कम कर सके। इसीलिए हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, जो ऑथर सौरभ मुखर्जी ने ऑलरेडी हमारे साथ शेयर किया है और हमने इस वीडियो में सीखा भी है। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इनमें से कुछ स्टॉक्स एवरेज रिटर्न देगी, कुछ स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न भी दे सकती है, लेकिन कॉफी कैन पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स इतना बेटर रिटर्न्स आपको दे सकते हैं जो आपको करोड़पति बनने में हेल्प करेगा। और जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जितना ज्यादा आप होल्ड करते हैं किसी भी स्टॉक को, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन भी बढ़ जाती है। यानी जिस दिन आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे उसके पहले घंटे में प्रोबेबिलिटी 50% होती है कि ये या तो बढ़ेगा या तो कम हो जाएगा, लेकिन आफ्टर 10 इयर्स इसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो जाती है कि आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। और कई सारे डेटा है जो ये प्रूव भी करती है कि सीसीपी यानी कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने लगातार सेंसेक्स से बेटर रिटर्न्स अचीव किया है, जैसा कि आप इस डेटा में देख सकते हैं। तो इस चैप्टर से हमने 3 चीजें सीखी। नंबर 1, स्टॉक मार्केट को हमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अपने वेल्थ को बढ़ाने के लिए। दूसरा, हमने कॉफी कैन पोर्टफोलियो के बारे में सीखा कि कैसे 10 to 25 हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर और उसे होल्ड करके आप लॉन्ग टर्म में कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तीसरा, हमने सीखा कि सीसीपी यानी कॉफी कैन पोर्टफोलियो इसीलिए अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करते हैं, जिससे आप रिस्क कम ले रहे हैं। और अगर आप पेशेंट हैं तो ये पैसे बहुत ग्रो होने वाले हैं और आपको मैक्सिमम रिटर्न्स भी मिलने वाला है। चलिए अब हम सीखते हैं कैसे स्मॉल केस आपकी हेल्प कर सकता है आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में, जिससे कि आप पैसों को ग्रो कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन आइडियाज। जैसे कॉफी कैन पोर्टफोलियो में हम 10 to 25 स्टॉक्स को चूज करते हैं लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, उसी तरह स्मॉल केस में आप डिफरेंट आइडियाज एंड थीम बेस्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, टॉप 100 स्टॉक्स या इक्विटी एंड गोल्ड। तो बेसिकली स्मॉल केस पोर्टफोलियोज है जिसमें स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स है जिनका वेटेज डिपेंड करता है उनका थीम, स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव पे। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हैं और एक दिन आप ऐसे ही अपने किसी फ्रेंड को कहते हैं कि आने वाले टाइम में इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है, मे बी कुछ सालों में 5G नेटवर्क भी इंडिया में आ जाएगा। हो सकता है कि इंडिया में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड हो। लेकिन इमेजिन करिए कि उसी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया कि क्यों ना उन कंपनीज पर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करो, जिससे कि जब वो कंपनीज ग्रो होगी तो आपके पैसे भी ग्रो होंगे। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, एक्सपेंस मैटर। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक फेमस कोट है, बी अवेयर ऑफ द लिटिल एक्सपेंसेस, अ स्मॉल लीक विल सिंक अ ग्रेट शिप। यानी एक छोटा सा लीक बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। यहाँ लीक का मतलब है एक्सपेंसेस यानी खर्चे जो हम अपने इन्वेस्टिंग पर करते हैं। इन्वेस्टर की दुनिया में 3 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रांजैक्शन फीस, एनुअल फीस एंड हिडन फीस। ट्रांजैक्शन फीस को ब्रोकरेज भी कहते हैं, जिसमें आप हर एक ट्रांजैक्शन ऑफ स्टॉक्स पर एक फीस पे करते हैं। ये मोस्टली 0.05% से 20 रुपीज दोनों में से जो भी कम होगा पर डिलीवरी चार्जेस आपको पे करना होगा। वेरी सिंपल लैंग्वेज में
एक स्टॉक का जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उसका ये फीस है। दूसरा है एनुअल फीस। ये मोस्टली म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है जहाँ पर आप साल का एक फिक्स्ड एनुअल फीस पे करते हैं, नो मैटर आपको कितना रिटर्न्स मिला है। एक फीस जनरली फंड मैनेजर्स चार्ज करते हैं अपने सर्विसेज के लिए, बिकॉज वो रिसर्च करते हैं, देन आपके पैसों को डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एंड पैसिव म्यूचुअल फंड्स, और इन दोनों के एनुअल फीस भी डिफरेंट होते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही लोगों के फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं। वही पैसिव म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50। क्योंकि उनका पोर्टफोलियो रेप्लिकेशन होता है किसी भी एक इंडेक्स का, तो इसीलिए उनका एनुअल फीस भी बहुत कम होता है कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। हम थोड़ी देर में ग्राफ में समझेंगे कि क्यों एनुअल फीस इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप लाखों और इवन करोड़ों रुपए बचा सकते हैं जस्ट एनुअल फीस पर फोकस करके। तीसरा है हिडन फीस। मोस्टली ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट में होता है, जहाँ पर बिकॉज नॉर्मल वर्किंग एम्प्लॉइज के पास उतना टाइम नहीं होता है और ना ही नॉलेज होता है कि वो हर एक टर्म को समझ सके, इसीलिए हिडन चार्जेस की वजह से वो बहुत बार अपना पहले साल का प्रीमियम तो बस एज अ फीस पे कर देते हैं, जिससे उनका प्रिंसिपल कम इन्वेस्टेड होता है। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि फंड एक्सपेंसेस भी कंपाउंड होता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और दोनों का ही आपको 15% का ग्रॉस रिटर्न मिल रहा है, लेकिन पहला म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो है 2.5% और दूसरे म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो है 0.1%। तो मान लेते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने 1 लाख इन दोनों में इन्वेस्ट किया है और आफ्टर 40 इयर्स उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस फंड की जरूरत है। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आफ्टर 40 इयर्स पहला वाला म्यूचुअल फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो था 0.5%, उसको डिडक्ट करने के बाद जो एक्चुअल कैपिटल आपके पास बचा है वो है 1.1 करोड़। और वही दूसरे म्यूचुअल फंड्स पे जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो था 0.1%, उसने आपके पैसों को 2.6 करोड़ रुपीस तक ग्रो कर दिया है। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का डिफरेंस है एक छोटी सी एनुअल फीस की वजह से, क्योंकि एनुअल फीस भी कंपाउंड होती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हम सभी को ग्रॉस रिटर्न पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि नेट रिटर्न पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा पैसे सेव कर सके। तो इस चैप्टर में हमने एक्सपेंस को अवॉइड करना सीखा, जिससे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न्स कमा सके। और मेक श्योर करिए कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें उसमें इन्वेस्ट करने से पहले। अब आते हैं चैप्टर 4 पे, द रियल स्टेट ट्रैप। इस चैप्टर में ऑथर ने शेयर किया है कि क्यों रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा ट्रैप है इंडियंस के लिए। रियल स्टेट या प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के 5 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इन्वेस्टमेंट साइज। हमेशा इसका कॉस्ट ज्यादा होता है बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि आप 500 रुपीज से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप 500 रुपीज के कुछ शेयर्स भी ले सकते हैं, लेकिन आप 500 रुपीज का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। इसीलिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा प्रॉब्लम है लिक्विडिटी का। स्टॉक्स को आप जब चाहे तब बेच सकते हैं, लेकिन रियल स्टेट में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। लिक्विडिटी यानी क्विक पैसे आना, क्योंकि बहुत बार प्रॉपर्टीज को सेल करने में आपको महीने और साल भी लग जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड एजेंट फीस जैसे एडिशनल कॉस्ट की वजह से आपको बहुत पैसे एडिशनल लग जाते हैं जितना आपको पे करना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 4 है नॉन स्टैंडर्ड एसेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 ग्राम्स गोल्ड है तो हर एक सिटी में ऑलमोस्ट आपको उतने ही प्राइस मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर्स है किसी कंपनी का, तो नो मैटर आप कहाँ पे सेल करोगे, आपको उतने ही प्राइस मिलेंगे जितना उसका एक्चुअल कॉस्ट में वो ट्रेड कर रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ये एक नॉन स्टैंडर्ड एसेट है। लेकिन इतना प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी अकॉर्डिंग टू RBI's हाउस होल्ड फाइनेंस कमेटी रिपोर्ट 2017, सिर्फ 5% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अपने सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में। यानी अभी भी 77% लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है इंडिया में कि नो मैटर कुछ भी हो जाए लेकिन प्रॉपर्टी का प्राइस हमेशा बढ़ेगा। लेकिन 1990s में जब रियल स्टेट क्रैश आया था, लोगों का
बहुत पैसे नुकसान हुआ था। चलिए एक डेटा से समझते हैं। जैसा कि आप इस डेटा में देख सकते हैं कि 1995 में साउथ मुंबई में एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का प्राइस 20,000 रुपए स्क्वायर फीट था, लेकिन 1997 में वही गिरकर 16,000 यानी 16,000 रुपए स्क्वायर फीट पर आ गया था। तो इमेजिन कर सकते हैं कि 1995 में जिसने 1,000 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट लिया होगा 2 करोड़ में, वही 1997 में उसका वैल्यूएशन गिर के 1 करोड़ 60 लाख रुपीस तक ड्रॉप कर गया था। और अगर आपने स्पेशली सेल के पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया था देन आपको 40 लाख रुपीस का नुकसान हुआ है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके डिफरेंट सिटीज का रियल एस्टेट क्रैश देख सकते हैं। और इंडिया का प्रॉपर्टी पूरे दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव है अगर हम 1 स्क्वायर मीटर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को पर कैपिटा इनकम से कैलकुलेट करें तो, यानी इंडिया के लोगों के पास कितने पैसे हैं और हम प्रॉपर्टी के लिए कितना पे करते हैं। जैसे कि इस डेटा में आप देख सकते हैं कि इंडिया नंबर 1 है। रिच कंट्रीज जैसे यूएसए, सिंगापुर एंड कनाडा, आप उनके पॉइंट्स के साथ इंडिया का पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से कुल 2 लेसन हमने सीखा है। नंबर 1, इंडिया या फिर और भी डेवलप कंट्रीज में रियल एस्टेट ने कम रिटर्न्स दिया है कंपेयर टू इक्विटी से, और ये काफी फ्लक्चुएट भी रहा है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, रियल एस्टेट में अदर ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस होते हैं और साथ ही साथ टैक्सेशन भी ज्यादा होता है कंपेयर टू इक्विटी, जो बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से। अब आते हैं चैप्टर 5, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस चैप्टर में ऑथर ने ये बताया कि हमें स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं या स्मॉल कैप कंपनीज आउट परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप कंपनी से, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा पोटेंशियल होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज ऑलरेडी अपना एक ब्रांड वैल्यू बना लेते हैं जिससे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुश्किल है। वही स्मॉल कैप कंपनीज के बिजनेस एंड सर्विसेज इम्प्रूव होते रहते हैं जैसे जैसे उनके पास कैपिटल आते रहते हैं। इसीलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना डेफिनेटली रिस्की है लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है। चैप्टर 6 है हाउ पेशेंस एंड क्वालिटी इंटरवीन। इस चैप्टर में ऑथर ने स्किल के बारे में बात किया कि क्यों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पेशेंस की स्किल बिल्ड करनी चाहिए, जिससे कि आप कांस्टेंट बाइंग एंड सेलिंग ना करें और अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम दे सके कंपाउंड होने के लिए, जिससे कि आप ज्यादा रिटर्न्स कमा सके बाकी लोगों से। चैप्टर 7 है पुलिंग इट ऑल टुगेदर। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है कि हर एक इन्वेस्टर के पास एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए अपने लाइफ गोल्स के लिए, जिसके लिए इक्विटी एंड डेट का बैलेंस बनाकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है जहां पर रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं और इसके भी थोड़ा ज्यादा होता है। वही 20% आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना है जिसका रिस्क बहुत कम होता है। चैप्टर 8 यानी फाइनल चैप्टर है डिजाइनिंग योर ओन फाइनेंशियल प्लान। इस चैप्टर में ऑथर ने शेयर किया है कि कैसे हम अपना खुद का एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट कर सकते हैं, जिसका स्टेप नंबर 1 है अपना करंट नेटवर्थ कैलकुलेट करना, जिसमें आपको एक्सेल शीट पे या किसी ऐप का भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, नेटवर्थ कैलकुलेट होते ही हमें अपना करंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो भी कैलकुलेट करना है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ पैसे जा रहे हैं। उसके बाद आपको अपने गोल्स मेंशन करना है और उसे आपको कब तक अचीव करना है। जैसे शादी में 30 लाख रुपए खर्च होंगे और मान लेते हैं कि आप अभी 25 साल के हैं, तो आपके पास 5 साल का अभी टाइम है। अपना खुद का घर खरीदना है जिसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस लगेंगे, जिसके लिए भी आपके पास अभी 10 इयर्स है। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो कि आप 35 की एज में अपना खुद का एक घर लेने वाले हो। बच्चों की एजुकेशन में आपको 70 लाख रुपीस लगने वाले हैं, जो उम्मीद करते हैं कि 20 साल तक आप उनको फंड करोगे उनकी एजुकेशन में। खुद के वेकेशंस एंड लग्जरियस और कंफर्टेबल ड्रीम्स जैसे कार लेना या कोई स्पेसिफिक जगह पे हॉलिडे करना, तो इन सब में आपको 1 करोड़ रुपीस लगने वाले हैं। तो बेसिकली आपको विद इन 20 इयर्स में आपको 4 करोड़ रुपीस चाहिए, जिससे कि आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सके। अगर इसमें आप इंडिया का इन्फ्लेशन भी ऐड करें तो ऑलमोस्ट आपको 12 करोड़ रुपीस चाहिए आने वाले 20 सालों में, जिससे कि आप अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सके। तो ऑथर इस गोल्स के अकॉर्डिंग रेकमेंड करते हैं कि 25% पैसे आपको ETFs में इन्वेस्ट करना है, 20% आपको कॉफी कैन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, 20% आपको गुड एंड क्लीन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, 35% आपको
हाई क्वालिटी शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आप इसे फॉलो करती हो तो आप अपने सारे ये मेंशन गोल अचीव कर लोगे और इससे आपको अप्रोक्सीमेटली 15% तक का रिटर्न मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया रिटर्न्स है। तो ये था एंड ऑफ दिस बुक समरी। अगर इस वीडियो की क्विक समरी करें तो इस बुक में हमने सीखा कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म तक करना चाहिए हाई क्वालिटी पोर्टफोलियोज में, जिनमें हाई क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने एक्सपेंसेस को कम रखना है और इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स जैसे रियल एस्टेट एंड गोल्ड में भी हेवीली इन्वेस्टेड नहीं रखना है और अपना इस इन्वेस्टिंग जर्नी को भी एंजॉय करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस डिटेल्ड समरी से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल्ड बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। आज के पहले मार्केट को गिरते हुए देखा नहीं है क्या कभी? कितने दिनों बाद खुला है तो थोड़ा गिरेगा, धूल चाट के वापस खड़ा हो जाए। और भूल गए क्या, हमारी तो शुरुआत ही गिर के हुई थी। इसमें नया क्या हो रहा है? ये हो रहा है हर्षद कि इस बार मार्केट गिरने का कारण हम हैं। और भी अच्छा है, मार्केट के महाराजा हैं हम। अगर हमारे कारण मार्केट गिरा है ना तो हम इसे खड़ा भी कर देंगे। देख, हर्षद के नाम की लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। भाई डायलॉग बाजी ठीक है, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। पैसा ही पैसे को खींचता है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मेहताज अंबानी और टाटा से कम नहीं है। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मेहता ने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई।